हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज देखते हैं, ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है, जो कि ये मैथ्स प्लस में साइंस में जो भी न्यूमेरिकल पूछा गया उसका एक ये बेहतर सॉल्यूशन है। देखिए आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस रेशियो में क्या दिया है, आर कितना, तो 7:9 दिया हुआ है। और ये क्या बोला है कि एस कितना वर्ष छोटा है, इसमें रेशियो के अकॉर्डिंग 2 वर्ष है, लेकिन जो एक्चुअल में है रियल में वो कितना है, तो 7 वर्ष है। अब हमें इसको रेशियो के इस 2 को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। कितना से, तो 7/2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो सेम जो रेशियो में दिया गया है उसमें भी हमें सेम काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, 7 गुने में 7/2, तो कितना हो जाएगा 49/2, तो कितना हो जाएगा 24.5 वर्ष हो जाएगा, ईयर। तो बिल्कुल आसान था। चलिए अगर पूछा रहा था आपको आर का, तो क्या होता है, आर का रेशियो में कितना दिया है 9, लेकिन इसमें हमको गुना भी करना है फैक्टर से, तब इसका एक्चुअल निकलेगा। तो कितना 7/2, तो 9 कितना 63/2 वर्ष इसका आंसर हो जाता। तो अभी जो हमें पूछा गया है एस का, तो कितना हो जाएगा 24.5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या, मतलब अगर मान लीजिए ये संख्या है, ये 11 से विभाजित है, तो एक्स का मान पूछा गया है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो एक्स 4, 5, 8 और 4 है। तो आपको पता क्या है, 11 से विभाजित का 2 रूल होता है। पहला क्या, तो या तो उसका ऑड प्लेस पे जो भी नंबर है उसका सम, माइनस में इवन प्लेस पर जो भी नंबर है उसका सम। अगर दोनों को घटाने पे या तो 0 आ जाए, या तो क्या आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए, 11 का मल्टीपल, यानी कि 11 का गुणनखंड हो उसमें। तो इस नंबर को अगर आप ऑड प्लेस पर के जोड़िएगा तो कितना, x प्लस में 5 प्लस में 4 हो जाएगा। तो x प्लस में कितना 5 प्लस में 4। इवन का अगर जोड़िएगा तो कितना 5 और कितना, इवन का जोड़िएगा तो 4 और 8, कितना माइनस में 4 और माइनस में 8। तो आपको यहाँ पे क्या मिला 12। हाँ ठीक है, x माइनस में क्या मिला, अब x माइनस में यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना 12 है, तो x माइनस 3 मिल गया। तो अब ये टर्म क्या होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 0 के बराबर कीजिए, या 11 के मल्टीपल के बराबर कीजिए, मल्टीपल के बराबर कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप इसको 0 बहुत आसानी से कर सकते। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जब आप 3 ले लिए, x का वैल्यू कितना 3 ले लीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, तो x का मतलब ऑप्शन में आपको 3 है, यहाँ पे 2 में, तो आप x का वैल्यू 3 ले लीजिए, आपको डायरेक्ट 0 दिख गया। मतलब अब ये x का वैल्यू यहाँ 3 डालने से 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कह रहा है एक भिन्न है, कितना है वो 4/9 और बटे में कितना 12 है। तो इसको क्या कह रहा है कि सरल रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो आप सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ये 12 के बटा कुछ नहीं, तो आप 1 मान लीजिए। तो 4/9 गुने में कितना 1/12, आप इसको कट कर दीजिए, कितना 3 मिल जाएगा। तो 1 में कितना 27 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें समझना है थोड़ा सा। देखिए क्या कर रहा है कि एक घन के किनारे की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। तो पहली बात ये एक बार रफली थोड़ा घन देख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ जिससे आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो ये एक घन है, घन के आपको ये पता है कि सभी साइड बराबर होता है, तो ये मान लेता हूँ। क्वेश्चन में एक वर्ग का भी चर्चा किया गया है, मतलब स्क्वायर का, इसका हम b मान लेता हूँ साइड। अब यहीं से काम बन जाएगा अपना। ये क्या कर रहा है कि इसका जो घन है उसके किनारे की लंबाई का योग, तो घन में कितना किनारा होता है 12, तो 12a इजकल टू में क्या बोल रहा है कि इसके परिमाप, जो स्क्वायर के परिमाप है उसके 8वें हिस्सा के बराबर। तो स्क्वायर का परिमाप कितना होता है, ये भी b हो जाएगा, ये भी b और ये भी b, तो 4b टोटल परिमाप होगा। लेकिन इसमें क्या करें, इसके 8वें हिस्सा, मतलब इसमें 8 से हमें डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे हमें, अगर मैं b की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 24a हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर हो तो घन
कि कोर की लंबाई, तो हमसे ए पूछा गया है, ठीक है, ए पूछा गया, जबकि हमको अंकीय मान दिया गया है किसका, तो घन का जो हमें यहाँ पे घन है उसका अंकीय मान, जो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसका अंकीय मान, मतलब वॉल्यूम जो घन है उसका वॉल्यूम क्या एक ही हो जाएगा, और जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें सिर्फ अंक में बराबर दिया गया है, दोनों का यूनिट कभी भी बराबर नहीं होगा, बराबर दिया गया। हमें ए निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या देखिए, ए क्यू इजकल टू, ये बी का वैल्यू हम ए के टर्म में पुट कर देते हैं, हमको पता है यहाँ पे बी इजकल टू में क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं ए के फॉर्म में, तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24 ए, और इसका अब स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए का स्क्वायर मिल गया, ए का क्यूब है, मतलब हमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या सिर्फ 24 का स्क्वायर करना होगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, तो यही तो हमें निकालना था ए, और हमें कितना मिल गया 576 यूनिट मिल गया, यूनिट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक बार और देख लीजिए, मैं पीछे करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली एक घन दिया गया था, ठीक है, और एक स्क्वायर दिया गया था, और इस दोनों का टर्म कंडीशन दिया गया, जो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरह से समझा दिया हूँ। उसके बाद हमें ए निकालना था, जो घन का साइड है वो, तो ये निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए तालिका एक्स वाई और जेड कंपनी के टर्नओवर के बारे में दिया गया है और प्रतिशत में लाभ को दर्शाया गया है। तो आपको पूछा क्या है कि वर्ष 2012 और 2016 के बीच टर्नओवर में परिवर्तन प्रतिशत कितना है। तो 2012 ये रहा आपका, और 2016 ये रहा। 2012 में इसका कितना 10% था, और 2016 में 12% है, मतलब बढ़ोतरी कितना का हुआ। तो आप बोलिए कि यहाँ से यहाँ 2 का बढ़ोतरी हुआ है, तो 2 बटा में कितना 10, क्योंकि 10 के ऊपर बेस पे पूछ रहा है, 10 के ऊपर बढ़ोतरी पूछ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ये था। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/5 आ गया। तो ये कितने परसेंट के बराबर होता है 20% के बराबर होता है। तो 2012 से 16 के बीच कितने का बढ़ोतरी हुआ, तो आप बोलिएगा 20% का बढ़ोतरी हुआ। ये आगे स्लाइड में दिया गया, देखिए यहाँ पे 20% बढ़ोतरी हो गया। कहाँ कब से कब, तो 2012 से लेकर के 2012 से कहाँ तक 2016 तक में 20% का बढ़ोतरी हुआ कंपनी किसको, XYZ कंपनी को, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, ठीक है, 5 छात्रों का समूह है जो एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गए। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंक इस छात्र ने कितना अधिक प्राप्त किया था। तो ये पूछ रहा है आपको। देखिए पहले बात कि 5 छात्र था, तो इसका अगर सबका अगर मान लिया जाए कि अंक x था, तो टोटल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। बाद में 1 छात्र बढ़ गया तो 6 छात्र हो गया, ठीक है। अब औसत 2 का बढ़ गया, तो पहले हम क्या माने थे सबका अंक x, तो अब कितना हो जाएगा x प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब ये हो गया। तो अब देखिए 5 छात्र के लिए था, 6 के लिए ये था। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमें छठे छात्र का पूछ रहा है, तो हमें छठे छात्र कैसे निकाल सकते हैं। तो जो 6 छात्र का टोटल नंबर है ये, उसमें से हम क्या करें 5 छात्र का टोटल नंबर घटा दें तो निकल जाएगा। तो 6 छात्र का कितना हो जाएगा, इसको देखिए हम, तो 6x प्लस में कितना 12 माइनस में कितना 5x। तो यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन को देखे तो कितना हमें हो गया कि x प्लस में कितना 12। तो ये जो दूसरा छात्र जो आया था उसका नंबर कितना है, तो x प्लस में 12 है। तो x तो पहले ही से सबका था उस 5 छात्र का, अब इसका x प्लस में 12 है, तो इसका ज़्यादा कितना हो गया, तो यही 12 नंबर ज़्यादा हो गया। और एक तरीका क्या है कि आप ये बिना लिखे कैसे बना सकते हैं। तो देखिए पहले कितना छात्र था 5 छात्र था, उस सब का 2-2 बढ़ गया, तो 5 गुने में 2 तो कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। और ये खुद भी तो आया है, इसका भी तो एवरेज से 2 नंबर ज़्यादा है, तो 1 गुने में 2 तो कितना 2 हो गया। तो डायरेक्ट कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो दोनों तरीका है, आप दोनों से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसके विकर्ण का योग पूछ रहा है आपको। तो आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज कैसा होता है। तो सबसे सिंपल बात है कि आप एक समचतुर्भुज ले लीजिए। समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका सभी साइड क्या होगा बराबर होगा। और ये विकर्ण जो है इसका जो विकर्ण है ये कट जो करेगा एक दूसरे के 90 डिग्री पे कट करेगा। तो मान लीजिए हम एक समचतुर्भुज मान लीजिए, इसका सभी साइड कितना है 37 है, 37 37 37।
आपको पूछा क्या गया है, तो D1 प्लस में D2 इजकल टू में कितना होगा यही पूछा गया आपको, ठीक है। तो पहले बात ये D1 D2 क्या है, तो विकर्ण है, तो मान लेते हैं हम इसको D1 और इसको क्या मान लेते हैं D2। आपको ये भी पता है कि दोनों डायगोनल कट क्या है, 90 डिग्री पे है। तो अगर ये पूरा का पूरा D1 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, D1/2 बोलिएगा, D1/2। और ये पूरा का पूरा D2 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, D2/2, क्योंकि ये जो कट करता है दोनों आधे आधे पे ही कट करता है, दोनों बराबर हिस्सा में हो जाता है। आपको इसका एरिया दिया गया समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है, 1/2 और D1 D2 इजकल टू में एरिया होता है जो यहाँ दिया गया है कितना, 840। अब ये D1 D2 क्या है, इसका विकर्ण है। तो हम यहाँ से क्या किए, D1 और D2 निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। इक्वेशन हमें एगो मिल गया। अब देखिए हमें आगे क्या दिया हुआ है कंडीशन में, आगे कंडीशन में कुछ दिया नहीं, हमें बस ये निकालना है। तो हमें तो दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक चीज़ तो हम जानते हैं, वो क्या कि अगर हम यहाँ पे ये देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल का रूल लगाएं तो यहाँ पे लग जाएगा। कैसे, तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस में D2/2 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या यहाँ पे 37 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बेस का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या कर्ण का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर तो हो गया है। अब हम यहाँ से क्या देखें कि D1 का होल स्क्वायर प्लस में D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, यहाँ भी 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा। तो 4 गुने में कितना, 37 का होल स्क्वायर, ये तो हमको पता हो गया। तो इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। अब हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि देखिए अगर आप D1 प्लस में D2 का होल स्क्वायर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा D1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, D2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, 2D1 D2। अब आपको सबका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है और इसका भी वैल्यू पता है, तो ये निकल जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, D1 प्लस में D2 इजकल टू में, अब यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ रूट के अंदर, क्या हो जाएगा, तो D1 का होल स्क्वायर प्लस में D2 का होल स्क्वायर कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका। तो 4 गुने में कितना, 37 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, 2 गुने में D1 इंटू D2 कितना दिया गया, तो 1680। तो 1680 ये पूरे के पूरे रूट के अंदर। अब जब इसका आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो आपको यहाँ 94 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो आपको पूछा गया था D1 D2। अब चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ ऊपर करके। तो ये देखिए 94 सेंटीमीटर आ गया, तो यही आपको पूछा गया था। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो वो कैलकुलेशन करना जो लास्ट में है, इसका कैलकुलेशन जो करना है ये आपका काम है, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि परीक्षा आपको भी देना है। हमें तो सिर्फ कंसेप्ट समझाना है, पर परीक्षा तो आप ही को देना है। तो ये कैलकुलेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये सब टर्म को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या टर्म का कैलकुलेशन करना पड़ता है, तभी जाकर परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड मास पे आधारित है। तो चलिए देखिए सबसे पहले बात तो हम यह इसका काम करेंगे। तो ये कितना, 9×5 = 45, 9×6 = 54, यहाँ मुझे 6 मिल गया, और ये 6 गुने में ये इधर 6 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 6, इधर एक्चुअली पेन नहीं चल रहा, ठीक है 6। तो यहाँ कितना हमें दे दिया, 36 दे दिया, ठीक है। अब हमें 79 में से हम क्या करें, 36 को घटा लें, तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 43। अब यहाँ हमें 63 बैठा हुआ है यहाँ पे, तो 63 माइनस कितना 43, तो कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 35 में से अब क्या होगा, 35 माइनस 20, तो कितना बच गया, 15 बच गया। अब फाइनली 15 से हमें ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू 15 आ गया। अब हमें 75 में क्या करना है, 15 से भाग देना है, तो 15 × 5 = 75। आपका 5 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा गया, लेकिन बहुत आसान है क्वेश्चन। आप देखिए कह रहा है, एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज के बिस्किट बेचती हैं, मतलब सभी तरह के बिस्किट बनाता है और बेचता है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए सभी उद्देश्य से 9 kg आटा लगता है, मतलब ये सब कुछ जो बनाता है उसमें इसको 9 kg आटा लगता है, जिसमें बेकरी, रोटी, केक सब कुछ बना रहा है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% का उपयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा का ग्राम में बताइए। देखिए सबसे पहले बात, आपको टोटल कितना यहाँ दिया हुआ है, तो 9 kg दिया गया है। तो इसको अगर आप ग्राम में देखिए तो कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएगा। आपको केक कितना % का बनाता है, तो 20% का बनाता है। तो 9000 गुने में कितना, 20/100, यही तो आपको पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 1800 ग्राम। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालना था कि जो टोटल है उसका 20% आपको निकालना था, जो केक बनाने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इतना ग्राम लगेगा।
यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें दो चीज़ याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप कोई भी कोशिश कर लीजिए, नहीं बना पाइएगा। पहले बात है जिंक। जिंक को कितना Zn से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है और इसका मास नंबर जो होता है 65.38 होता है एग्जैक्ट। इतना ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। आप इसको अगर ये 65 भी ले लीजिएगा तो चल जाएगा काम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और इसको बोलते हैं मास नंबर मतलब क्या कि परमाणु जो भार है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या पता चला कि 65.38 ग्राम पर मोल है। इसके मतलब 65.38 ग्राम में कितना मोल है, तो आप बोलिएगा 1 मोल है, 1 मोल है। तो आप यहाँ 1 ग्राम में अगर देखिएगा तो कितना मोल हो जाएगा, 1 ग्राम में 1/65.38 मोल्स हो जाएगा। तो आपको पूछा कितना में, तो 23.3 ग्राम में। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, 23.3 गुने में 1 में कितना 65.38 मोल्स हो जाएगा आपका ये मोल्स। जब इसको आप कट कीजिएगा तो आपको कितना 0.35 आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तभी आप डी ग्रुप में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इसका कंसेप्ट बता दिया एकदम अच्छे से, आप इसका गुना करिए क्योंकि एग्जाम में आपको करना है। देखिए आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर यानी कि उसको भर सकते हैं। आपको यहाँ अगर ये नहीं दिख रहा हुआ तो मैं नीचे लिख दूंगा, ये कितना लिखा है, तो 7/4 लिखा हुआ है, मैं नीचे अभी बताऊंगा अभी। जबकि दूसरा पाइप जो है टैंक को पूरा भरे होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप को उस समय खोला जाता है, मतलब दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कह रहा है, ये सिंपल क्या कर रहा है कि टंकी में 2/3 पानी खाली है, तो उसको भरने में कितना समय लग जाएगा। आप यहाँ पे मैं एक बार आपको पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ लिख करके, क्योंकि इसमें बहुत डाटा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए पाइप मान लीजिए कि पहले एक ए है पाइप, ठीक है, जो कि क्या कितना देर में भर देता है टंकी को, तो 7/4 में भर देता है। और पाइप बी है जो खाली कितना देर में कर देता है, तो 21/8 में खाली कर देता है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या कह रहा है कि वो टंकी का खाली पार्ट कितना है, बस 2/3 खाली है, ठीक है। ये कितना खाली है, तो जो पार्ट खाली है उसी को भरना होता है ना, ठीक है। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। हम आपको बताएं क्या, जब ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू आता है तो हम एलसीएम सिर्फ ऊपर वाला के लेते हैं। तो 7 और 21 में कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। हम टंकी का कैपेसिटी 21 मान लिए। अब ए को भरने में कितना टाइम लगेगा, अगर ए सिर्फ भरेगा तो इसे हम इसमें भाग देंगे तो कितना यहाँ मतलब 7 4 × 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा और 4 × 12। अब इसको देखेंगे तो 8 घंटे में ये खाली कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ पता चल गया, क्या कि ए 12 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है, जबकि बी 8 घंटा में खाली कर सकता है। मतलब क्या, अगर मैं ए बी अगर दोनों की बात करूँ, ए प्लस बी दोनों को, तो ये 1 घंटा में 4 लीटर पानी टैंक में भर सकता है। और हमें भरना कितना है टैंक में, तो टैंक का कैपेसिटी 21 लीटर है, तो लेकिन भरा भी पार्ट है, तो खाली कितना है, 2/3 खाली है। तो यहाँ पे कितना हमें 14 लीटर पानी टंकी में भरना है, अगर मैं टंकी का कैपेसिटी 21 लीटर माना हूँ तब। तो अब इसका दर कितना है, ए प्लस बी का 4 का दर है भरने का। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम ए प्लस में बी को कितना लग जाएगा, तो आपको टंकी में भरना कितना है, तो 14 लीटर पानी भरना है। किस दर से भरना है, तो 4 के दर से। तो ये कितना 3.30 यानी कि 3.5 घंटा लग जाएगा। तो 3 घंटा 30 मिनट लग जाएगा इसको टंकी को भरने में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो आप तो सबसे पहले बात इसको एक बार डाटा लिख लीजिए। सबसे पहले बात आपको ये पता होगा, इसी से आपका बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में क्या cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1। ये तो सबको पता होता है। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, मैं इसमें से डायरेक्ट cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ ताकि ये स्टेप एगो कम हो जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा इंटू में हम क्या लिख सकते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इजिकल टू में क्या लिख सकते हैं 2.2, क्योंकि दिया हुआ है। अब हमें इस इक्वेशन से कॉट के फॉर्म में वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, साइन स्क्वायर के से भाग दे दें, तो साइन स्क्वायर से दोनों साइड भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बाई में साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू में कितना हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको पता है क्या कि 1 जब साइन थीटा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं। तो ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रख दीजिए क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बदले रख दिए, इस टर्म के बदले रख दिए नीचे में। अब कॉट स्क्वायर थीटा के बदले क्या रख सकते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा के बदले आप क्या रख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इस 1 को इधर ले जाइए तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी इक्वल टू कितना है, 2.2 के बराबर है, क्योंकि यहीं से ये इक्वेशन हम ले रहे हैं। अब इसको सिर्फ गुना कर दीजिए आप, तो यहाँ पे क्या देखिए, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक के पावर में 4 हो जाएगा जब गुना करेंगे, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस में क्या, यहाँ थीटा भी है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना, 2.2। तो ये आपका प्रूफ हो गया बिल्कुल। तो यही तो आपको निकालना था, तो 2.2 ही रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था, ये बस, और इतना पता भी रहता, आप इसी से निकाल लीजिए। अब इसको फिर आप याद करने के लिए मत बैठ जाइए कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये सब याद करने के लिए बैठ जाएगा तो कन्फ्यूज कर जाएगी। इसीलिए एक ही को याद रखिए और तुरंत आप दिमाग लगा के ये सोचिए कि इससे हम कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेता से पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदता है। कितना बोतल खरीदता है, 600 बोतल खरीदता है। 20% 600 बोतल खरीदता है। 20% माल विक्रेता ए से खरीदता है। ए से कितना, एक विक्रेता है ए नंबर, उससे कितना प्रतिशत माल खरीदता है, तो 20%, ठीक है। और दूसरे से कितना, विक्रेता 2 से, और 80% माल विक्रेता 2 से खरीदता है। विक्रेता 2 है, उससे कितना, 80% माल खरीदता है। तो इसका अगर 20% हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 120, और 80% कितना, 480। तो 600 बोतल जो लेता है, ये बोतल कितना लेता है, बोतल या पैक जो भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो 600, तो 120 लेता है ए से, और जबकि 2 से कितना लेता है, तो 480 लेता है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। एक बोतल का क्रय मूल्य आपको कितना दिया है, 25 रुपया है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलता है। तो देखिए आपको इसमें सबका कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ जिसका पूछा है उसी का करना है। तो विक्रेता ये हो गया 1 और विक्रेता 2 ये हो गया। इससे कितना पैकेट खरीदा है, तो 480। अब क्या कर रहा है, जब इसकी समीक्षा किया तो इसका 25% सामान क्या था, गड़बड़ था। 25% सामान गड़बड़ था, तो उसको ये लौटा रहा है। तो ये 480 का 25% कितना हो जाएगा, तो 480 गुने में कितना, 25/100। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 120 हो गया, ठीक है। अब 120 बोतल क्या कर रहा है, वो लौटा रहा है उसको। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 120 बोतल लौटाया तो पैसा कितना रिटर्न दिया उसने। तो आपको पता है एक बोतल का पैसा कितना लग रहा था, 25, और बोतल कितना 120 लौटाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ 25 गुने 12 तो 300, और एगो जीरो ये बढ़ जाएगा, तो 3000 रुपया क्या किया, रिटर्न दिया। आप इस सब को निकालने मत बैठ जाएगा, सिर्फ हमें जिसको बोलना है उसी को निकालना है और आगे बढ़ना है। तो 3000 रुपया उसको क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा दुकानदार के पास। किससे, तो विक्रेता 2 से। क्यों, क्योंकि 25% माल को उसने रिटर्न किया है। अगर दूसरा चीज़ पूछा रहता तभी भी हम इसमें निकाल लेते। मान लीजिए टोटल पूछा रहता कितना पैसा लगा, तो 600 गुने में 25, क्योंकि टोटल दाम उसको लगा। अगर ये पूछा रहता कि विक्रेता 1 को कितना पैसा दुकानदार ने पे किया, तो 120 गुने में 25, ठीक है। तो इस ढंग से आपको जो पूछेगा वो निकाल लीजिएगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एक ईंट की माप कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आपको अब बनाना क्या है, एक दीवार बनाना है जिसका क्या है कि 16.8 मीटर ऊंचा, 2.8 मीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाना है। तो कितने ईंट रहेगा, तो पहले बात कि वॉल्यूम तो सेम होगा ना दीवार का, ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगा। तो कितना है, पहले इसको सेंटीमीटर में हम लिख लेते हैं। तो दीवार का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा,
तो 16/8 मतलब 1680, क्योंकि 16.8 दिया है, 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि ईंटा का सब यूनिट किस में दिया है, सेंटीमीटर में। उसके बाद इसका चौड़ाई कितना दिया है, तो 2.5 मतलब 225 250 हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 सेंटीमीटर मोटाई दिया है, तो 12 सेंटीमीटर में पहले ही से दिया। इसके बाद एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगा। हमें यहाँ निकालना क्या है, नंबर ऑफ ईंट निकालना है। तो टोटल दीवार का वॉल्यूम बटे में एक ईंट का वॉल्यूम, ठीक है। एक ईंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 20 गुने में कितना, 12 गुने में 8। अब ये तो बिल्कुल सिंपल आपको लग रहा है, तो इसको आपको सिर्फ कट करना है। कट करने के बाद आपको 2625 नंबर ऑफ ईंट की आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पे कट बिल्कुल आसान है, आप कर लीजिए, मैं जानता हूँ आप ये कर लीजिएगा बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ, ये 3 में से 0.2 गया तो कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में क्या लिखना है, तो एक इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3.2 गुने में कितना, 0.1। अगर यहाँ पे आप इसको ऊपर ले जाएगा, इसको अगर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ये पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ से अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 चल जाएगा, मतलब कितना 200 मतलब 28 गुने में 10 बटा में कितना 32। अब अगर इसको आप कट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 4 से 7 और 4 से कितना 8, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, 70 बटा में कितना 8। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए, एक ही वो ऑप्शन है कि आपको दिख रहा है, मतलब अधिक दिख रहा है। बाकी तो ये देखिए 87 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 17 में 8 से भाग देना है, और ये पॉइंट में है सब, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे आपको 8.75 मिलेगा, क्योंकि अगर ये 72 रहता तो 9 हो जाता, तो 72 से थोड़ा कम है 70, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में लगा देना, भाग देकर नहीं देखना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे देखना है, ऑप्शन पे निगाहें डालिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद ही करना है, मैं कैलकुलेशन करूँगा नहीं, तो कैलकुलेशन करूँगा तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। देखिए क्या है कि cot 30 डिग्री, आपको पता है cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 बटे में आपको क्या लिखना है, तो 1 प्लस में sin 45 डिग्री, सबका वैल्यू आपके टिप्स पे होना चाहिए। sin 45 डिग्री 1/√2 प्लस में क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री फिर 1/√2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री का वैल्यू √3। चलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड लग सकता है। देखिए यहाँ पे मैं जल्दी में कर देता हूँ। देखिए अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, तो रूट के अंदर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 प्लस में कितना 1। अब इसको प्लस कीजिएगा तो ये इससे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 कितना हो जाएगा 2 प्लस में कितना 1, और अब ये नीचे आ जाएगा √2 तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 6 हो जाएगा। अब आप जो नीचे रूट में है इसको आप पहले हटाने का कोशिश कीजिए। तो इसको कैसे हटाइएगा, यहाँ पे आप गुना कर दीजिए कितना से, तो √2 - 1 से, और यहाँ पे भी क्या √2 - 1 से। इसमें क्या कीजिए, यहाँ पे √6 से, और यहाँ पे भी √6 से। अब यहाँ पे क्या देखें a - b और a + b, तो आप क्या जानते हैं a - b और a + b होता है, तो a² - b², तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, और -1 तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर में क्या दिखने को मिला, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए इससे जब इसमें गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 12 माइनस में कितना √6 प्लस में, अब यहाँ पे आपके क्या बचा, तो रूट के अंदर 12 इससे गुना कीजिएगा तो अब प्लस में कितना रूट के अंदर कितना 6, और इसके बटा में क्या है 6 है। अब आगे कैलकुलेशन कीजिए, आगे कीजिएगा तो इससे अब इसमें गुना होगा तो ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए आप, तो 6 √अंडर कितना 12 प्लस माइनस में कितना 6 √अंडर कितना 6 प्लस में कितना √अंडर 12 प्लस में कितना √अंडर 6। अब सबके बटा में कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के कैलकुलेशन देख ही लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 6 गो रूट है, 6 √अंडर 12 और 1 √अंडर 12 मतलब कितना 7 गो √अंडर कितना 12, और यहाँ पे -6 √अंडर 6 है, और यहाँ पे क्या प्लस में सिर्फ √अंडर 6 मतलब यहाँ से वो घट जाएगा, तो क्या -5 √अंडर 6 बटा में कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से एगो वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि 12 है रूट के अंदर, तो 4 × 3 तो 4 फिर निकल जाएगा बाहर में तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कितना देख रहे हैं, ये 7 हो जाएगा ना, एक्चुअली यहाँ पे 6 था, ये हो जाएगा आप 7, ठीक है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 को तो यहाँ था और एगो यहाँ भी था, तो 7 को हो जाएगा। तो यहाँ से 2 निकलेगा तो कितना होगा 14 √अंडर कितना 6 नहीं 4 × 3 = 12 तो 3, ठीक है। माइनस में कितना 5 √अंडर 6,
अब बटा में क्या आ जाएगा 6। तो या तो आपका ऑप्शन ये दिया गया होगा या ये दिया गया, कोई भी एक दिया गया। आपको मैं दिखा देता हूँ क्या दिया गया है। तो 14√3 माइनस में 5 √6 बटा में 6। तो देख लीजिए आपको ऑप्शन नंबर ये दिया गया है कि सेम यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन 14√3 माइनस 5 √6 बटा में 6। ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था इसीलिए मैं कर दिया हूँ। जब सिंपल कैलकुलेशन रहता है तो मैं छोड़ देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस आने उसी रास्ते से आने में 144 मीटर की दूरी तय करता है 1 मिनट में। तो उसका औसत चाल पूछा है। आपको पता है कि औसत चाल इक्वल टू कितना, तो कुल दूरी बटा में क्या होता है कुल टाइम यही होता है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि औसत आपको दूरी कितना दिया हो टोटल, तो 144 और टाइम कितना दिया हो तो 60। अब इसको आप कट कीजिए 2.4 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2.4 मीटर पर सेकेंड, बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जब तार की लंबाई दुगुनी की जाती है तो उसका क्या पूछ रहा है, ए मीटर रीडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले बात ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ तो आपको आना ही चाहिए। ये क्या बोलता है कि V = में IR। अब आपको किसका लंबाई दूरी मतलब दुगुना कर रहा है, मतलब तार के लंबाई दुगुना कर रहा है। यहाँ तो लंबाई का कोई रिश्ता दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले बात आपको I पूछ रहा है, ठीक है। तो I = आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, I = आपको क्या हो जाएगा V बटा में R। ये तो आपको पता है, ठीक है। अब R का एक रिलेशन होता है लेंथ में, क्या होता है R = में होता है कि ρl/a में A एरिया। तो जो मतलब जो तार होता है उसका ये एरिया है, ये तार का लेंथ है, लंबाई है, और ये रेजिस्टिविटी है। तो ये दोनों से अभी आपको कोई मतलब नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो इसको हटा दीजिए। इसके बदले आप एक मतलब साइन ले लीजिए जो प्रोपोर्शनल साइन होता है। तो आप यहाँ क्या देखिए कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हो गया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसके मतलब जब हम L को दोगुना करेंगे तो R भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो जब यहाँ पे आप L को दोगुना किए तो R भी क्या हो जाएगा, मतलब 2R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आप L के जगह क्या करिएगा 2R हो जाएगा। तो यही अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब आप इसका रिलेशन देखिएगा यहाँ पे, तो I = क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे V बटा में 2R हो जाएगा जब लेंथ को बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कैपिटल है तो एगो स्मॉल भी आप कर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस R को स्मॉल मान लीजिए तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि कैपिटल में पहले दिखा दिए थे तो यहाँ पे आप स्मॉल में दिखा दीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे धारा क्या देखें आधा हो गया। अब एक तो ये हो गया कि आप डायरेक्ट देख लीजिए, दूसरा ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि आप जब ही यहाँ पे I = फार्मूला लिखे क्या V बटा में R, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे I = में आप ऐसे लिखते हैं कि V तो हो ही गया। अब R क्या जानते हैं कि ρl/a में कितना A होता है। अब आप यहाँ से I देखते तो क्या हो जाता है कि V यहाँ पे क्या वोल्टेज है, वॉल्यूम मत समझ लीजिएगा, बटे में ρl हो गया। ये तो हो गया आपका जो बेसिक फार्मूला दिया था उससे इसका क्राइटेरिया ये आता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया क्या कि अब L को क्या कर रहा है दुगुना। तो I = क्या हो रहा है कि VA बटा में कितना रो और 2L हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि L को दुगुना कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक इक्वेशन आपका ये पहला था, अब ये दूसरा था। तो नया इक्वेशन ये बना, इसमें देख रहे हैं कि ये धारा प्रवाहित हो रहा था, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि I = में 1/2 और VA बटा में ρl ये धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना, मतलब इसमें आधा हो जा रहा है धारा, इसमें अगर पूरा 1 था तो इसमें 2 से डिवाइड हो गया, मतलब आधा हो जा रहा है धारा का प्रवाहित। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बिशन ने 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा एक निश्चित गति से तय की। यदि उसने साइकिल प्रति घंटे 3 किलोमीटर धीमी चलाई होती तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटा अधिक लगता। तो वह वास्तविक गति को कह रहा है ज्ञात करने के लिए बिशन के साइकिल का, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लिया हूँ क्या कि उसका वास्तविक गति जो था वो V था, ठीक है, V किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन अब वो बाद में क्या कर रहा है 3 किलोमीटर धीमा कर ले रहा है।
3 किलोमीटर मतलब v माइनस 3 कर लेता, लेकिन उसको पूरा दूरी कितना चलना है 120 किलोमीटर। तो आपको एक चीज़ क्या पता है कि v इजकल टू में d/t, मतलब जो वेग होता है उसका इजकल टू कितना दूरी बटा में टाइम होता है। अब यहाँ पे हम टाइम की अगर चर्चा कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस बटा में कितना वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि अगर इस वेग से जाता और डिस्टेंस इतना होता तो टाइम कितना लग जाता, तो आप बोलते कि टाइम लग जाता 120 बटे में कितना v, इतना टाइम लग जाता। लेकिन अगर इस वेग से जाता v-3 से जाता, फिर भी इतना ही दूरी जाना 120 ही, तब टाइम कितना लग जाता, तो 120 बटा में v-3। अब यहाँ पे तो देख रहे हैं कितना कम टाइम लग रहा था और यहाँ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 2 घंटा। किस वजह से, तो चाल धीमा हो गया, तो 2 घंटा अधिक लग रहा है, 2 आवर। तो अब आप यहाँ पे क्या देखिए कि इसका टाइम और इसके टाइम में से इसका टाइम घटा देंगे तो वही 2 आवर के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 120 बटे में क्या, तो v-3 और माइनस में क्या 120 बटे में क्या v इजकल टू में क्या 2 आवर, क्योंकि ये भी एक टाइम हो गया है और ये भी एक टाइम हो गया है, और इस दोनों टाइम को अगर हम घटाते हैं तो 2 घंटा, क्यों, क्योंकि ये 2 घंटा अधिक लग रहा था इसके टाइम के कंपैरिजन में इसका टाइम। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या देखें, ये इक्वेशन 1 नंबर तैयार हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये तैयार हो गया। अब आप यहीं से आंसर निकाल लीजिए, या तो फिर आपको एलसीएम लेकर के इसका पहले आप एलसीएम लीजिए और द्विघात समीकरण बनाइए। तो मैं तो आपको बोलूँगा यहीं से आंसर निकाल लीजिए। कैसे, देखिए पहले ऑप्शन उठाइए, आप ऑप्शन 1 उठाइए। मान लीजिए कि 12 उसका स्पीड था पहले, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 डालते हैं, v इक्वल टू 12 डालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसमें 9 से अगर आप भाग दीजिएगा तो इसमें 9 से भाग लगेगा, तो बोलेगा नहीं फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो तब ये आप देखिए जब 9 से भाग नहीं लगा तो मतलब ये जब ये फ्रैक्शन में हो गया इसमें, और ये इसमें 9 से जब हम भाग देंगे, जो इसमें 12 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। यहाँ अगर v की जगह 12 डालेंगे तो यहाँ 2 तो नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ से 15 उठाइए, जब यहाँ से 15 ऑप्शन नंबर 2 उठाइए, यहाँ अगर 15 लिखिएगा तो माइनस अगर 3 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 120 बटा कितना 12 किए तो आपको 10 यहाँ से मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ आप 15 डालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 15 8 120। ठीक है, तो 8, तो आप क्या देखिए यहाँ से 2 निकल गया। तो आपको यहाँ एकदम फास्ट मेथड से हो गया, 2 घंटा आ गया। तो सबसे पहले बात आपको ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर आप ये लिख लिए तो फिर मैं बोलूँगा ऑप्शन से ही कीजिए, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना, एग्जाम निकालना है। तो बेस्ट है ये कि आप यहाँ से तुरंत इक्वेशन बना करके आप वैल्यू देखिए और उसको पुट कर दीजिए, आप अपना आंसर लेकर के साइड हो जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ बोर्ड मास लगाना है। तो बोर्ड मास आप कैसे लगाइएगा, तो पहले तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इससे आपको गुना करना पड़ेगा, फिर घटा करके फिर जोड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 284 है, बटे में कितना है 4 है। देखिए अब एगो यहाँ पे ऊपर जाता 0 और 3 गो नीचे आता, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पे 2 गो 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर 4 से काटिएगा तो ये कितना मरतबे कटेगा, तो ये मतलब 7 चौक 28 और 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना 2 गो 0 बच गया, तो कितना 0.71 हो गया। अब इसमें कितना करना है, 0.8 से गुना करना है, 0.8 से गुना करना है, तो 8 और 8 सत्ते कितना 56। तो अब आपको पॉइंट इतना मिल गया। अब आपको आगे फिर क्या करना है, ये तो आपको मिल गया। अब उसमें कितना का एडिशन करना है, ये तो आपको तीनों टर्म मिल गया। तो आपको 0.568 में मतलब कितना का एडिशन करना है, तो 0.36 का। तो अब क्या देखें यहाँ पे कि 8 12 के 2 1 बच गया आपके पास, और ये कितना 8 1 9 और 0.0। अब आपको इतना बच गया। अब इसमें से घटाना क्या है, तो 0.038 यही घटाना था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए घटा करके 0, यहाँ कितना 12 में से 3 गया था कितना 9, और ये कितना बच गया 8.0। तो ये आपका आंसर ये हो गया। तो आप इसको कैलकुलेशन के 2-3 बार कीजिएगा ताकि आपका फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 kg द्रव्यमान वाले एक वस्तु को 6 सेकेंड में उसका स्पीड जो है 5 से बढ़ाकर कितना 17 मीटर कर दिया जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो उसका त्वरण मतलब एक सामान्य स्पीड से उसको बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है, उसका त्वरित हो जाता है। तो वस्तु पर लगने वाले बल की आपकी बात करता है, तो आपको बल कितना हो जाता है, F इक्वल टू में ma हो जाता है। आपको पता क्या है, ये क्या होता है कि मतलब जो वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन कितना आया टाइम के साथ, वही होता है एक्सेलरेशन। तो इसमें परिवर्तन कितना आ गया v2 माइनस में v1 बटे में आप क्या देखते हैं टाइम। यहाँ पे अगर मैं v2 और v1 की अगर बात करूँगा, जबकि आपको मास भी गिवन है, तो F इक्वल टू कितना मास कितना है 100, और ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v2 कितना है 17 माइनस में कितना
5 और बटे में कितना 6, तो यहाँ से 12/6 तो कितना 2 आ गया, तो 200 न्यूटन आपका ये फोर्स निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अर्पण, तन्वी एवं ऋषभ ने आपस में एक केक को बांट लिया। अर्पण ने केक का 1/12 भाग लिया, जबकि ऋषभ ने 3/4 भाग तथा शेष तन्वी ने लिया। तो तन्वी का हिस्सा कितना है, तो देखिए अर्पण ने कितना हिस्सा लिया, तो 1/12। ठीक है, उसके बाद ऋषभ ने कितना लिया, तो 3/4। आपको तन्वी का पूछ रहा है कि कितना हिस्सा लिया, तो तन्वी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 1/12 माइनस में कितना 3/4। आप इसका ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा 12, तो 12 माइनस में 1 माइनस में कितना 9, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2/12 मतलब 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, जो तन्वी को हिस्सा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, 30 मिनट और 40 मिनट का अनुपात पूछ रहा है, मजाक कर रहा है ये आपसे। ठीक है, 30 और 40 का अनुपात पूछ रहा है, मतलब 3:4 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे इस क्वेश्चन में कि इतना हल्का तो हो नहीं सकता, इसमें कुछ और कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है ना। जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो एक्चुअली ऐसा सोच सकते हैं। चलिए अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में प्राजोय ने कितना अंक प्राप्त किया है, तो 272 अंक प्राप्त किया है, और वो कितने % के बराबर है, तो 64% अंक के बराबर है। तो परीक्षा में कितने अंक थी, तो टोटल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 64% के बराबर है कितना 272, तो आपसे पूछ रहा है 100% के बारे में। तो 100% कितना हो जाएगा, तो 272 बटा में कितना 64 गुने में कितना 100, यही तो निकलेगा। तो अब आप इसको कट कीजिए, आपको 425 एकदम धड़ल्ले 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए ये क्वेश्चन कंसेप्ट का है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा और इसमें 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसमें पूछा है कि आपसे मस मतलब आपको HCF पूछा गया है। HCF क्या होता है कि मतलब जो इस सभी टर्म में कॉमन हो, इस सभी में कॉमन हो, उसका गुणनखंड इस सभी में हो। तो पहले बात आप यहाँ देखिए जो नंबर में है क्या है, यहाँ पे 6 है, 8 है और 12 है। इस 6 8 मतलब 6 8 और 12 का अगर आप HCF देखिएगा तो क्या बोलिएगा कि 2 होगा, क्योंकि 2 सभी में कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक तो टर्म आपको मिल गया क्या 2। उसके बाद x देखिए यहाँ पे, यहाँ x² और यहाँ x क्यों है, तो मतलब सभी में कॉमन क्या है x है। x² तो कॉमन है नहीं सभी में, क्योंकि यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसीलिए x आ जाएगा। उसके बाद अब y का टर्म देखते तो y² यहाँ y³ है, यहाँ y है, तो मतलब अब तीनों में y² तो प्रेजेंट है, तो यहाँ हो जाएगा y²। ये HCF हम लिख रहे हैं। ठीक है, HCF। उसके बाद जेड की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ क्या है जेड है, यहाँ Z², यहाँ ZQ है, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो मतलब जो सभी में कॉमन है यही होता है HCF। तो ये टर्म सभी में कॉमन है, तो ये HCF हो गया। यहाँ भी कॉमन है, देखिए अगर 2 लीजिएगा तो यहाँ कॉमन है, बिल्कुल है, x है, y² है, z है, अब ये सभी में कॉमन है। यहीं पे अगर आपको LCM पूछा होता, क्योंकि पूछ सकता है नेक्स्ट सेट में, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, LCM, तो इसका मतलब क्या होता है, जो सभी में जिसका गुणनखंड अवेलेबल है, मतलब जो सभी से हाईएस्ट पावर है। तो पहले आप यहाँ क्या करते हैं कि आप इसका 6 का 8 का और 12 का क्या निकालते LCM, तो क्या देखते हैं आप 24 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, LCM का मतलब ये होता है कि ये सभी टर्म से वो टर्म जो हम LCM लेंगे वो भाग लग जाना चाहिए उसमें। ठीक है, सिंपल बात। तो आप देखिए यहाँ पे तो हम 24 ले लिए, तो 6 से भी भाग लग जाएगा, 8 से भी, 12 से भी, सबसे लग जाएगा। और इसका ये सबसे शॉर्टेस्ट भी है, क्योंकि इससे छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 6 से 8 से और 12 से भाग लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ x है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है। तो अगर x ले लेंगे तो x³ से तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम x³ ले लेंगे तो सबसे भाग लग जाएगा। ठीक है, अब हम y के टर्म पे आते हैं, तो यहाँ क्या है आपको y² है, यहाँ y³ है, यहाँ y³ है, तो फिर हम यहाँ क्या लेंगे y³ लेंगे, कि अगर y³ ले लेते हैं तो सबसे भाग लग जाएगा सब y टर्म से। ठीक है, अब हम z के ऊपर आते हैं, तो फिर उसी तरह से ZQ भी लेंगे, क्योंकि ZQ यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो हम आप क्या देखिए ये टर्म जो हम लिए हैं LCM, इस टर्म में अब हम सभी से भाग देंगे तो हमें एक एग्जैक्ट पूर्णांक यानी कि पूर्ण नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका HCF ये हो गया और LCM ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करा कि राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में
तैरता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे एक आया था। ऐसा क्वेश्चन हर सेट में एक दो आ रहा है। 95 मीटर लंबे तालाब को अब यही बात ही कहेगा कि इधर से जाता है, इधर से मान लीजिए कि राम तैरते गया और इधर से आया तैरते, और ये भी कितना है 95 मीटर है और ये भी 95 मीटर है। तो टोटल दूरी कितना हो गया 190 मीटर हो गया। और कितना देर में, तो 1 मिनट में, 1 मिनट आने की कितना 60 सेकेंड की बात कर रहा है। अब इसका औसत चाल फिर से पूछेगा, तो आपको बोले हैं क्या, औसत चाल इजकल टू कितना, कुल दूरी कितना, तो 190 बटा में कुल टाइम कितना, तो 60। अब इसको आप कट कर दीजिए। जब इसको कट कीजिएगा तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि क्योंकि कितना 19 बटा में कितना 6 है, क्योंकि यहाँ 18 रहता तो 3 आ जाता, लेकिन यहाँ 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो 3.17 आ जाएगा, लेकिन मीटर पर सेकेंड में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 3 राज्य में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, आंकड़े रुपये लाख में दिया गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। तो वर्ष 1 में कितना बिक्री हुआ था तीनों राज्य में, तो 15 प्लस में कितना कीजिएगा 12 प्लस में 9, तो ये वर्ष 1 में कितना आ जाएगा टोटल, तो यानी कि 27, 3 30 और 6 36 आ जाएगा वर्ष 1 में। अगर वर्ष 3 की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 1 29, 1 30, 40, 42 आ जाएगा आपको। तो यहाँ क्या देखिए 42 देखिए। तो आपको वर्ष 1 से 3 में कितने का बढ़ोतरी दिख रहा था, आप बोलिएगा 6 का बढ़ोतरी दिख रहा है, लेकिन कितने पे 36 पे। तो कितना परसेंट में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि इधर पेन नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 का बढ़ोतरी हुआ कितने पे 36 पे, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 6, तो कितना 16, 2 बटा में 3% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे स्लाइड में शायद आंसर दिया गया, यहाँ देखिए यहाँ दिया गया 16.67 दिया गया, मतलब इसी को हम क्या लिख दिए हैं 16 2 बटा 3% लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी हर सेट में एक आ रहा है। 24 विशेषज्ञ किसी निश्चित अवधि में 40 प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य के बराबर काम कर सकते हैं। किसी कार्य के हिस्से को 9 विशेषज्ञ और यानी कि 25 प्रशिक्षु द्वारा पूरा किया जा सकता है। उतने ही समय में समान कार्य को पूरा करने के लिए 12 विशेषज्ञ के साथ कितने प्रशिक्षु का जरूरत होगा। मतलब ये विशेषज्ञ का मतलब क्या है, ये एक्सपीरियंस है इसके पास, और जो प्रशिक्षु है मतलब ये अभी सीख ही रहा है। ठीक है, तो विशेषज्ञ को मैं भी मान लेता हूँ। तो यहाँ क्या देखा मैं कि 24 विशेषज्ञ इजकल टू में कितना 40 प्रशिक्षु को पी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कार्य करने की क्षमता विशेषज्ञ बटा में प्रशिक्षु को अगर करें तो यहाँ पे 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये भी, तो क्या देखिए हम यहाँ पे 5 बटा में 3 आ गया। तो मतलब एक जो विशेषज्ञ है उसके काम करने का दर 5 है, तो प्रशिक्षु जो अभी सीख रहा है उसको 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस काम को 9 विशेषज्ञ, तो 9 गुने में कितना 5 प्लस में कितना यहाँ पे दिया गया 25 प्रशिक्षु, तो 25 गुने में कितना 3। इस काम को पूरा काम हमारा इतना है जो काम होता है। अब इस काम को किसके द्वारा करवाना है, तो 12 विशेषज्ञ, तो 12 गुने में कितना 5 प्लस में जो प्रशिक्षु है कितना x, यही तो हमें निकालना है, और प्रशिक्षु का काम करने की क्षमता कितना है, तो 3। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ ये कौन सा कट जाएगा, तो 3 से देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या देखिए कि यहाँ 9 है, 3 से कटा तो कितना 3 यहाँ पे बचा, तो 5 या 15। ठीक है, प्लस में कितना 25 इजकल टू में आप क्या देखें यहाँ 3 से इस 12 को काट दिए तो 4 बचा है, तो 4 5 कितना 20 प्लस में कितना x, तो यही तो आपको x निकालना था। तो ये अगर ये 20 को इधर ले जाएगा तो आपके पास कितना बच गया 20। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 20 आपको क्या ज़रूरत है, प्रशिक्षु का ज़रूरत है, किसके साथ 12 जो एक्सपीरियंस पर्सन है विशेषज्ञ उसके साथ। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6000 की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि ब्याज प्रति 6 माही दे हो तो 18 महीने में कितना प्राप्त होगा। पहली बात क्या है कि यहाँ पे 18 महीना है और 6 महीने में 1 साल हो जाता है, तो आपको टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, 3 ईयर हो गया, क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसका दर कितना है, तो 20% है, तो दर क्या हो जाता है 6 माही में आधा हो जाता है, तो 20 बटे में कितना 2 कीजिएगा,
तो 10% आपका दर आ गया। ये दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आपको 3 वर्ष के लिए 6,000 पे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मैं इसको ट्री मेथड से बताता हूँ ताकि आपको सिंपल लगे और ज़्यादा समझ में आए। देखिए आपको 6,000 रुपया है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अगर 10 रुपया उसका मूलधन होता तो 1 रुपया ब्याज मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ स्पेस कम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पहला वर्ष में जो मिलेगा यहाँ पे 1/10 मिलेगा इसका, ठीक है। अगर 6,000 रुपया होता तो कितना, 600 रुपया ब्याज मिलता। अगर दूसरे वर्ष की मैं बात करूँ तो इस 6,000 से कितना मिलेगा, 1/10, तो मतलब 600 रुपया मिल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो हमें इस ब्याज से भी 1/10 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं आपके साथ, तो पहले तो इस मूलधन से मिलेगा 1/10, ठीक है। 1/10 तो कितना मिलेगा, 600 मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं चला, फिर 600 मिल गया, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिए। अब फिर से उसके बाद कितना, इस ब्याज पे भी मिलेगा कितना, 1/10, 1 में कितना, 10, तो यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। इस ब्याज पे भी कितना मिलेगा, 1/10, तो मतलब इस यहाँ से भी कितना, 60 मिल जाएगा। इस ब्याज पे भी कितना मिलेगा, 1/10, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो आया है टोटल उसको जोड़ना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप जोड़ लीजिए। देखिए 600, 600 और 600 यहाँ मिला, तो कितना हो गया हमें, 1800, तो ये हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो यही 1800 हो जाता, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। लेकिन चक्रवृद्धि है तो ब्याज पे ब्याज लगा है, तो ब्याज पे ब्याज कितना लगा है, तो 60 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 60 यहाँ, 2 गो 60 और 1 गो 60 आपको यहाँ देखने को लिए मिल रहा है। तो 3 गो 60 हो गया, तो मतलब 36 18 180 ये हो गया। और एक और यहाँ पे कितना, 6 मिला है, तो यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए। अभी कितना हो गया, 1986 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपको ब्याज है, लेकिन सिर्फ ब्याज नहीं पूछा है, वो क्वेश्चन में क्या टोटल पूछा है। तो इसमें आप क्या कीजिए, 6,000 का एडिशन कर दीजिए तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 6,000 जोड़ दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 6 8 9 7, तो कितना हो गया, इतना 6 9 8 और 6। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में ये चीज़ें है या नहीं, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, जो चीज़ मैं निकाला हूँ वही है। ये क्या किया, 1986 प्लस में कितना, 6,000 को कर दिया है, और इसका ऑप्शन नंबर ए निकल गया है। इसको आप इसी तरीक़ा से कीजिए ताकि ज़्यादा आसान है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको अगर एक बार और देखना है आंसर तो ये देख लीजिए, मैं स्लाइड दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों में बहुलक यानी कि मोड, माध्यिका यानी कि मीडियन और माध्य यानी कि मीन का आपको लघुत्तम निकालना है, यानी कि इसका पूरा का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले तो इसको आपको ये सब टर्म निकालना है, तो पहले तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में सजा लीजिए, अवरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना टर्म है, तो 2 4 6 8 10 वो टर्म है। तो पहले मैं यहाँ इसको सजा लेता हूँ बढ़ते क्रम में। तो 2, ठीक है, 2, उसके बाद कितना है, 3 है, और 4 कितना है, तो 1 2 3 बार 4 है, ठीक है। तो 4 4 4 हो गया। उसके बाद कितना, 5 है, नहीं है, 6 है, 7 है, बिल्कुल है, 8 है, बिल्कुल है, 9 नहीं है, 10 है, हाँ है। उसके बाद क्या, 12 डायरेक्ट 12 है, ठीक है। तो 2 4 2 6 2 8 10 को आप अपने पास यहाँ भी आ गया। तो इसका आप क्या पूछा है, बहुलक। आपको अगर मैं बहुलक यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, 1 मिनट देखिए। अगर मैं बहुलक यहाँ पे बात करूँ, बहुलक, तो बहुलक क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार आया है तो कौन आया है, 4 सबसे अधिक बार आएगा तो 4 हो जाएगा बहुलक। अगर मैं इसका माध्यिका की बात करूँ, माध्यिका, तो माध्यिका क्या होता है, जो बीच में टर्म आता है, तो इसमें अगर 10 गो टर्म है तो बीच में कौन आएगा, चौथा और 5वां टर्म आ जाएगा बीच में, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 गो टर्म आप इधर से छोड़ दीजिए और 4 गो इधर से छोड़ दीजिए, तो आपको बीच में क्या बचा, ये दोनों बचा, तो इस दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर दीजिए, तो 4 प्लस में 6 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। उसके बाद आपको क्या पूछा है, माध्य, माध्य यानी कि मीन पूछा है। तो मीन का मतलब क्या होता है, सबके जोड़ करके और बटे में कितना करते हैं, जितना नंबर ऑफ ही टोटल है उससे, तो सबके जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 2 और 3 कितना, 5 और 4 तिया 12, तो 17, 17 और 6 की जगह तो 23, और 23 और 7 कितना, 30, 30 और 12 और 8 यहाँ पे देख रहे हैं 20, तो 50 और 10 ये कितना, 60, ठीक है 60। और टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 10, तो आपको यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है किसका किसका, तो 4 का, 5 का और 6 का। तो इसका एलसीएम क्या देखिए आप, 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 5, यही एलसीएम हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 4 तिया कितना 12, 12 पंजे कितना 60 आपको आ रहा है,
तो यही आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम ऑप्शन नंबर 4। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ ऊपर करके। ये देखिए ये क्वेश्चन था इसमें, जिसमें आपको बहुलक, माध्यिका और माध्य पूछा था। ये आपको सीरीज दिया था, पहले इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए, फिर आप चारों निकालिए, फिर उसका एलसीएम निकालिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी बोर्ड मास लगेगा, लेकिन यहाँ भी बोर्ड मास लगेगा। मैं कई सेट में ये चीज़ें बता रखा हूँ, ठीक है। तो भी बोर्ड मास पहले तो हम इस वर्नाकुलर को हटाएंगे, तो इसका पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ 16 - 8 होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 बच गया। फिर इसको कितना 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बच गया। फिर इसको 3 से भाग देना है हमको, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब हमको आएगा यहाँ पे, तो अभी फिर हम इसको भाग दे लेंगे क्योंकि गुना का काम बाद में होगा। तो इससे इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और गुने में कितना 4/3। अब इससे ही कटेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना बच गया 6 चौक 24। अब आपके पास ये 24 बच गया और ये लास्ट 40 है। तो 40 माइनस कितना 24, जो ब्रैकेट का काम पूरा फिनिश करने के बाद आपके पास 24 आया था, तो यहाँ से आपको क्या आ गया 16 आ गया। चलिए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का भार यानी कि मास में, ये ब्रैकेट में लिख दिया, मास में 20 kg है, तो पृथ्वी में उस वस्तु का भार वेट में अब पूछ रहा था। आपको पता है कि वेट इक्वल टू क्या होता है m इंटू में g होता है। मास आपको दिया है 20 और g का वैल्यू कितना 9.8 दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा 196, और जो ये वेट होता है यानी कि फोर्स के बराबर होता है, तो इसका यूनिट कितना होता है न्यूटन में होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है कि ब्रिज अकेले एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेगा। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, पहले तो दिया है ब्रिज को कितना टाइम लगता है, तो आप बोलिएगा 7.2। मैं आपको फिर बोलूँगा 7.2 इसको मत लीजिए, इसको लिख दीजिए आप डायरेक्ट। क्या इस 7.2 को आपको क्या लिखना है डायरेक्ट, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखिए 72 बटा में कितना 10। मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या मधु है, मधु को कितना टाइम लगता है, तो इसको भी मैं बोलूँगा 108 बटा डायरेक्ट आप क्या लिख लीजिए 10, ठीक है, इतना लगता है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ ऊपर वाला टर्म का एलसीएम लेना है, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना है 72 और यहाँ 108 है, मतलब 36। तो पहले बात कितना 36 गुने में कितना हो जाएगा 36 गुने में कितना 2 गुने में अगर 3 लीजिएगा तो इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ 72 भी हो गया, 36 दिया 108 हो गया, तो दोनों हो गए। अगर आप इससे इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72 कट जाएगा, तो मतलब 30। इसका मतलब जो ब्रिजेस यानी कि ब्रिज का है वो काम करने का क्षमता कितना है 30, और मधु का कितना हो जाएगा, अगर इससे भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। तो दोनों का काम करने की क्षमता कितना हो गया, तो आप बोलिएगा b प्लस में m यानी कि ब्रिज प्लस में मधु का कितना हो गया 50 हो गया काम करने की क्षमता। और टोटल काम ये है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5/6 काम को करना है, टोटल का नहीं करना है। तो इसका कितना 5 अगर आप 6 निकालिएगा तो इससे कितना ये 6 खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे 30 पंचे 150 और 6 पंचे 30, मतलब कितना कि आपको काम कितना करना है, तो 30 पंचे 150 और 6 पंचे 30, मतलब 180 वर्ग को आपको सिर्फ करना है। किस रेट से 50 के रेट से। तो आपको टाइम कितना लग जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँ टाइम कितना लग जाएगा किसको b प्लस में m को करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टाइम किसको, मतलब एक मैं ब्रिज को b से मान लिया था और मधु को m से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 180 काम को करना है और किस दर से 50 के दर से, तो टाइम यही लग जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं डायरेक्ट आपको 3.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में था, ऑप्शन नंबर 2 में आपका अवेलेबल था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको सिंपल यही काम करना था। आपको यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन आ जाए आपको इसको बटे में कर लेना है उतना, ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं तो आप 7.2 और 10.2 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा मे बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2.05 मीटर लंबे एक रेखाखंड को गलती से 2 मीटर मापा गया, त्रुटि का प्रतिशत बताइए। तो आपको एरर का जो परसेंट होता है, एरर का जो परसेंट होता है क्या होता है कि पहले कितना था, तो ये था 2 मतलब कितना एरर हो गया, तो 2.05 माइनस में 2 इतना का एरर दिखाया, लेकिन कितना पे कितना ओरिजिनल कितना था, तो 2.05 था। यहीं पे यही चीज़ लेने में आपको सावधानी दिखाना है, ठीक है। नहीं तो होगा क्या यहाँ पे कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे अगर 2 ले लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहीं पे आपको ये सावधानी दिखाना था कि जो ओरिजिनल था हमारा वही बटे में आता है। तो यहाँ पे आपको कितना बचा, अगर 2 घटाएगी तो 0.0
5 यही होगा, बटे में कितना 2.05 आया। तो इसको आप क्या पॉइंट हटाइएगा तो कितना 5 बटा में कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा, और गुने में कितना 100 होगा, क्योंकि जब आप परसेंटेज लगाइएगा तो ठीक है। अब इसको आप अगर कट कीजिएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना अगर इसको 5 से कट कीजिएगा तो 41 आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे कितना दिखाया 100 बटा में कितना 41%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। आपको इसमें ध्यान बस ये रखना था कि ऊपर में तो दोनों का घट मतलब डिफरेंट होगा, ये सही बात है, लेकिन नीचे में कौन आएगा जो इतना मीटर लंबे एकारेख खंड था को गलती से इतना मापा गया। तो ओरिजिनल अपना क्या था ये, तो ओरिजिनल से हमेशा हम डिवाइड करते तब हमें एरर परसेंटेज निकलता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं हर जगह हर क्वेश्चन में एक बेस्ट अप्रोच बताया हूँ, क्योंकि आपको रट्टा फट्टा एक भी अप्रोच नहीं मैं बताया हूँ, हर क्वेश्चन के लिए एक यूनिक अप्रोच बताया हूँ और अच्छे से समझाया हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।